ओवैसी का राहुल अखिलेश पर निशाना। ओवैसी ने इस बार सीधे तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी पर भी निशाना साधा है। ओवैसी का आरोप है कि विपक्ष ने संसद में मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया। कांग्रेस, एसपी, आरजेडी मुसलमानों का नाम लेने से डरती हैं, यह आरोप ओवैसी ने लगाया। मुस्लिम महिलाओं, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और साथ ही ओवैसी ने राहुल गांधी को हैदराबाद आकर चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली। ओवैसी ने कांग्रेस पर बीजेपी से मिली भगत का भी आरोप लगाया और साथ ही कहा कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होगी। इन्हीं आरोपों और प्रत्यारोपों पर शुरू करेंगे हमारे मेहमानों के साथ आज की महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ओवैसी का मुस्लिम राग, सदन में लिंचिंग वाला दाग। एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। कोई अल्फाज चाहे वो किसी पार्टी का हो, कोई भी एमपी हो, पर उसको ये हक नहीं है कि वो बदजुबानी करे। इस पर भदौड़ी के खिलाफ मतलब ये एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर ये एक्शन नहीं लिया गया तो आइंदा लोग बदजुबानी करेंगे। महिला आरक्षण बहाना, राहुल अखिलेश पर निशाना। ये कांग्रेसी ऐसे है, समाजवादी, लालू की पार्टी। अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अरे तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो, तुम ओबीसी के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ। ओवैसी के राहुल को चुनौती, हैदराबाद से लड़ाओ पंजा। मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ, हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। आप जो तकरीरों में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपकी मंशा देश को पता है। आने वाले दिनों में चूंकि इंडिया अलायंस देश में सरकार बनाने जा रहा है, तो भाजपा के सहयोगियों की तरफ से इस तरह के और भी बयान आएंगे। 24 की सियासी बिसा, किसने चली ओबीसी वाली चाल। मुसलमानों के बहाने ओवैसी के बिगड़े तेवर पुराने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में धर्म के आधार पर किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है, तो लगातार धार्मिक आधार पर आरक्षण मांगना और बाद में कहना कि मुसलमानों की स्थिति देश में खराब है, इससे स्पष्ट होता है कि आप जानबूझकर गलत बयानबाजी करके देश में विभ्रम पैदा करना चाहते हैं। और अब वक्त हो गया है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं जो आज हम सभी मेहमानों से पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, ओवैसी को संसद में क्यों लगा लिंचिंग का डर? असदुद्दीन ओवैसी ने इतना बड़ा बयान दिया और कहा वो दिन दूर नहीं है जब देश में संसद के अंदर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होगी। और सवाल नंबर 2, राउंड 2 में हम अपने तमाम मेहमानों से पूछेंगे, दानिश बहाना है, मुसलमानों को डराना है। आखिर ये किस तरह की सियासत है जो दानिश अली को आगे करके देश के मुसलमानों को यानी अपने वोट बैंक को एक संदेश भेजना चाहती है? और सवाल नंबर 3 ये भी कि क्या मायावती का साथ छोड़ेंगे दानिश अली? इन सभी सवालों के लिए रुक करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अश्विनी शाही जी है, नेता बीजेपी, फखरुल हसन चांद हमारे साथ है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मोहम्मद फरहान प्रवक्ता एआईएमआईएम भी हमारे साथ हैं, और धर्मवीर चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, नेता बसपा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं मोहम्मद फरहान साहब का, क्योंकि आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम की। मोहम्मद फरहान साहब, ओवैसी जी जो बयान दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही और वो ये कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, इन सब ने मुसलमानों को डर दिखाया, इनके लिए कुछ नहीं किया।
महिला आरक्षण की बात चली तो मुसलमानों का किसी ने नाम नहीं लिया, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब संसद के अंदर किसी मुसलमान सांसद की लिंचिंग हो जाएगी। हाँ, हेलो। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है आस्था जी कि जिस तरीके से रमेश बिदूरी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद फोटो सेशन चल रहा है, राहुल गांधी जी जा रहे हैं, संजय जी जा रहे हैं, और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के भी नेता जाएंगे और अन्य भी दलों के नेता जाएंगे, फोटो सेशन कर रहे हैं, मुसलमानों का तमाशा बना रहे हैं, मगर सड़क पर उतर के कोई आंदोलन करने को तैयार नहीं है, कोई इस पर अपनी बात रखने को तैयार नहीं है। ये इससे साफ नजर आता है कि मुसलमानों का वोट तो इन्हें चाहिए, मगर मुसलमानों की जब बात इज्जत या बेइज्जती की आती है तो ये सब पल्ला झाड़ लेते हैं। ठीक है, ये जो बात आपने रखी, इसी से चर्चा की शुरुआत करेंगे, इसी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। फरहान साहब, आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया, आपने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इकबाल अहमद हमारे साथ है कांग्रेस से। इकबाल अहमद जी बताइए, फोटो खिंचवाई जा रही है, AIM का कहना है कौन सा भला कर दिया आपने मुसलमानों का, केवल वोट मांगते हैं, वोट बैंक बनाकर रखा है। महिला आरक्षण में एक बार भी मुसलमान महिलाओं का नाम किसी ने नहीं लिया। देखिए, ओवैसी साहब दुनिया के सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। इनसे बड़ा ड्रामेबाज तो दुनिया में अब दूसरा पैदा ही नहीं होगा, हम तो ये कहते हैं। इनका काम है सिर्फ जबान की जंग लड़ना, कभी धरातल पे काम करते नहीं है मुसलमानों के लिए। कितनी बार मुसलमानों की लड़ाई लड़ा है इन्होंने, जाके लड़ना और ड्रामेबाज कहलाना, बहुत सही। यही अच्छी शिक्षा दी है आपकी पार्टी ने आपको। मॉब लिंचिंग हुई मुसलमान के खिलाफ, तो ये जाके क्या उनकी लड़ाई लड़े हैं, बहुत अच्छी शिक्षा दी है उनको आपकी कभी आर्थिक मदद की है। मुसलमानों को ड्रामेबाज कहिए, जो मुसलमानों के हक की बात उठाए तो उसे ड्रामेबाज कहिए। मेरी बात सुनिए, आप चुप रहिए फरहान साहब। नहीं, आपने पर्सनल अटैक किया ना इकबाल साहब। सुन ली, पूरे देश का मुसलमान ने सुना जी। मैं ये कह रहा हूँ साहब, आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए थी ये बात कहते हुए। मुसलमान नहीं हुए हैं, आपके आंख में पानी मर चुका है, कब तक गुलामी करेंगे? इस तरीके से अपनी गुलामी के चक्कर में मुसलमानों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप तरलुकमे के लिए अपने ईमान का सौदा करिए, मगर कौम को बदनाम मत कीजिए। जाइए तलवा चाट लीजिए अपने नेता का, मगर आपको शर्म आनी चाहिए था। ठीक है, आप मत लड़िए, मैंने जो सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए। तरलुकमे के लिए अपने ईमान का सौदा कर दिया आपने, फिरौन के साथ खड़े हैं। ठीक है, मूसा भूल गए। ठीक है इकबाल अहमद जी, आपने सवाल उठाया है, माफ कीजिए इकबाल साहब, एक मिनट। मोहम्मद फरहान जी, अरे आपसे ये पूछा कि आप बता दीजिए कि आपने कांग्रेस पार्टी में रह करके या आप कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का क्या भला किया? आप तो केवल डर दिखाते रहे कि भाजपा आ जाएगी इसलिए कांग्रेस को वोट दो। उनका कहना है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी या आरजेडी, छत्रपों का भी उन्होंने नाम लिया कि केवल मुसलमानों का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी सारे धर्मों के साथ लेके चलने वाली पार्टी है। राहुल गांधी जी जिस तरीके से कन्याकुमारी से और कश्मीर गए हैं ना, वो एक गुलदस्ता सजाए हैं नफरतों का मुसलमानों के सम्मान की गुलदस्ता सजाए हैं। उन्होंने कभी मुसलमान हिंदू ईसाई नहीं किया है। बोलना बात नहीं आता है, बात नहीं रखनी है। बीजेपी को अपनी भी बेइज्जती कराते हैं और पार्टी की भी बेइज्जती कराते हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात करें। फखरुल हसन चांद जी बताइए, सपा पर भी यही आरोप है, AIM कह रही है कि जब महिला आरक्षण की बात चल रही थी तो आप लोगों ने तो मुस्लिम महिलाओं का नाम तक नहीं लिया, कोई जिक्र तक नहीं किया, केवल अभी तक आपकी पार्टियों ने वोट लिया है मुसलमानों के नाम पर। देखिए, ओवैसी जी तो पढ़े लिखे हैं और हम समझते हैं जब अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो अल्पसंख्यक में मुसलमान भी आ जाता है, सिख भी आ जाता है, जैन भी आ जाते हैं, बौद्ध भी आ जाते हैं। शायद ओवैसी जी स्टाफ को मालूम है, लेकिन चूंकि राजनीतिक मजबूरी है उनकी, इसलिए वो इस तरीके के बयान देते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्यों दानिश अली पे जब का मामला जब संसद में आया तो समाजवादी पार्टी तो कह रही है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र तो चेहरा है, लेकिन ओवैसी जी आखिर सवाल किस पे खड़े कर रहे हैं? वो विपक्षी दलों पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछते? आखिर लड़ाई किससे? देखिए आस्था जी, जो राज्य की राजनीति है, जो जिस राज्य से ओवैसी जी आती हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि जिस राज्य से वो आते हैं वहां विधानसभा चुनाव होने और उनको बराबर से सभी दलों से लड़ना है, इसलिए उनके जो बयान है उसको विधानसभा चुनाव से अगर वहां के जोड़ के देख लीजिए तो बातें सारे देश स्पष्ट रहेंगी। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, तो मैं तो ओवैसी जी से पूछना चाहता हूं, उनके दल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि CNRP का आंदोलन हुआ,
और CNRC के आंदोलन के समय पे समाजवादी पार्टी लाइए इस पर जवाब देते हैं भाई की बात पर। भाई रुक जाइए, हम नहीं अभी ठीक है, 5 सेकंड फकरुल जी पूरा कीजिए, उसके बाद मोहम्मद फरहान। अभी उसके बाद में हम बात कर लेते हैं CNRC का मामला था। हो जाएगा। CNRC में समाजवादी पार्टी ने लोगों की मदद भी की, जो लोग जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके मुकदमे भी आज तक लड़ रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद भी की। मैं ओवैसी जी से, उनकी पूरी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई एक मामला बता दीजिए जहां ओवैसी जी खुद गए हों, किसी की आर्थिक मदद। ठीक है मोहम्मद फरहान जी, कानूनी मदद कर दी। मोहम्मद फरहान जी, आप उन पर सियासी बातें करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वो आप पर सियासी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप ही बता दीजिए, चुनाव के बाद आकर आपने उत्तर प्रदेश में किसी की मदद की हो, किसी मुस्लिम वोट बैंक के लिए सियासी तौर पर ही सही, बताइए आपने क्या कदम आगे बढ़ाया? इनको देखिए, ऐसा है कि जब मुजफ्फरनगर में मुसलमान बच्चों की कब्र की मिट्टी नहीं सूखी थी और सैफई महोत्सव के नाम पर वैश्याओं का नाच कराया जा रहा था, तो सबसे पहले अपोज करने का काम ओवैसी ने किया। 1 मिनट मोहम्मद फरहान साहब, सबसे पहले आप शब्दों का चयन सही से करिए। नहीं, मेरी बात सुनिए मोहम्मद फरहान जी, आपको जो सियासी आरोप लगाना है आप लगाइए, आप अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल सही प्रकार से करिए। आपको किसी महोत्सव से दिक्कत है, भाजपा को किसी महोत्सव से दिक्कत है, किसी को भी किसी महोत्सव या कार्यक्रम से दिक्कत है, लेकिन कलाकारों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे फरहान साहब। किसी कलाकार के लिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको कार्यक्रम पे सवाल उठाना है, किसी राज्य का सवाल उठाना है, आपको बैठाइए, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल सही से करिए। आपको बैठा, अगर आपको बुरा लगता है, आप समाजवादी पार्टी के पक्ष लेती हैं तो अलग बात है, आपको बैठाना हो बैठाइए। मैं यही बात कहूंगा कि शब्दों का चयन सही से करिए आप, और मैं यही बात कहूंगा। आप जो कहना चाहते हैं राजनीतिक रूप से, मैं गलत बात बयान नहीं कर रहा हूं मैडम, और मैं आपकी बात सुन रही हूं, बोलिए। आपके नेता ने किसी की मदद मैं देखिए, आप मुझे टोक नहीं सकती इस तरीके से। मैं आपको हर खराब शब्द पर टोकूंगी। करे मैडम, तुम आप कलाकारों को किसी और नाम से बुलाएंगे तो मैं आपको टोकूंगी। सच कड़वा लगता है, वो भी उनका भी रोजगार है। सच कड़वा आप लगता है, कलाकारों के लिए इस तरह की बात डालिए। नहीं कर सकते, चाहे वो फिल्म से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो किसी स्टेट से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो किसी भी तरह की कला से जुड़े हो। आपको कार्यक्रम से दिक्कत है, आप उस पर सवाल उठाइए, लेकिन कलाकारों के लिए ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल मत करिए। आप बोलिए। अब मैं अपनी बात रखूं मैडम? बोलिए। देखिए, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर 108 दंगे हुए जिसमें मुसलमान प्रभावित हुआ, और मजबूती से आवाज बनने वाला कौन था? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। आस्थान कांड हुआ जिसमें मस्जिद के अंदर आग लगाई गई, कुरान पाक फाड़कर जलाया गया। डीएसपी की हत्या किसके कार्यकाल में हुई? समाजवादी पार्टी की कार्यकाल में हुई। बहन बेटियों के इज्जत लूटी गई, किसके कार्यकाल में? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई। मस्जिदों पर पुलिस वाले जूते पहनकर चढ़ गए, किसके कार्यकाल में? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। मैडम, ये क्या बात करने चले हैं? और तो और बता दूं, इनके सबसे बड़े नेता मोहम्मद आजम खान की भी लड़ाई लड़ने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर मंच से किया है। इन्होंने तो उनको लावारिस की तरीके से जेल में मरने के लिए छोड़ दिया था, कभी नहीं पूछा। ठीक है, ये क्या बात करेंगे मुसलमानों की? मुसलमानों को वोट लेते हैं, उसके बाद मुसलमानों की तरफ ये देखना वो उचित नहीं समझते हैं, पलट के नहीं देखते। जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है वहां जब मुसलमान जाता था तो उसे धक्के मार के भगा दिया जाता था। ठीक है फरहान साहब, इनका जवाब सुन लीजिए। आप बोले सीधा सा जवाब सवाल था मेरा आस्था जी कि CNRC में ओवैसी जी बहुत बोलते थे। किसी उत्तर प्रदेश में किसी एक नौजवान का बात बताते, किसी एक घर का बताते जिसकी कानूनी मदद की हो, आर्थिक मदद की हो। ये केवल बयानवीर हैं, यहाँ बैठ के चैनल पे बयानबाजी करेंगे। महिलाओं की बात कर रहे हैं और महिलाओं के लिए शब्दों का इस्तेमाल देखिए इनका। अच्छा ये बताइए, मुजफ्फरनगर दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? शामली नहीं हुआ, आंवला नहीं हुआ, कांड नहीं हुआ, बरेली नहीं हुआ, आस्थान नहीं हुआ? हम झूठे हैं? 106 दंगे करा के मुसलमानों को मरवा दिया, उसके बाद आप आकर यहाँ पर बैठ रहे हैं, अखिलेश यादव का पक्ष ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको मान्यवर। जवाब नहीं सवालों का तो अरे थोड़ा सा शर्म करिए। सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को मारा गया तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ओवैसी ने क्या मदद की? बताओ ओवैसी जी ने क्या मदद की? है कोई जवाब? समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा कत्लेआम मुसलमानों का हुआ है, ये कभी मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश के मुसलमान नहीं भूला। आप लोग आपसी वाद विवाद में मत पड़िए, आपसी वाद विवाद में मत पड़िए। हमारे साथ और भी पैनलिस्ट है, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। फिर से लौटेंगे आपके पास, अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी से हैं।
अश्वनी शाही जी, बाबरी मस्जिद गिराने वाले को असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण का जो बिल था उसमें मुसलमानों को किसी ने पक्ष नहीं लिया, ना उनका जिक्र किया। बेशक वो आरोप कांग्रेस या कुछ छत्रपों पे लगा रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, आरजेडी भी है, लेकिन कहते यही है तमाम विपक्षी दल कि उनकी इस तरह की बयानबाजी बीजेपी को सूट करती है। आस्था जी, देखिए वाकई वो पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं और उनको ये पता है कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है। संविधान में धर्म के आधार पर कहीं भी कोई आरक्षण की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मुसलमान बोलना है तो वो बोले, उनको जिससे दिक्कत हो वो दिक्कत करें। वो विरोध करते हैं, हर चीज का विरोध करते हैं। हाँ, एक बात से मैं जरूर सहमत हूं, जिसको आजम खान साहब के पीआरओ ने शायद एक भाषण में कहा था कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का वोट चाहिए, मुस्लिम नहीं चाहिए, वो उन्होंने उस चीज को कहा। और आपने भी अभी इंडोर्स किया कि सच्चाई ये लोग बोलते रहे कि भाजपा आ जाएगी तो मार डालेगी, काट डालेगी। आप लोग वोट देते रहिए, हम कांग्रेसियों को, हमको वोट देते रहिए, भाजपा को मत आने दीजिए। लेकिन इसमें देखिए 2-3 बातें इसमें इतनी बढ़िया है। उन्होंने ताल ठोक कर जो है राहुल जी को चैलेंज किया है, तो राहुल जी को जाना चाहिए। अभी तो शायद सीपीएम ने वहां पर उनको समीक्षा करने के लिए कहा है कि वायनाड सीट पर आप समीक्षा करिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो आज उस पर अगर देखा जाए ये, तो ओवैसी साहब का जो बयान है, ओवैसी साहब एक अपने पुराने बयानों के लिए जाने जाते हैं। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम से उनको ऐतराज है। उन्होंने तो संसद में बोला था आस्था जी कि एक बिल लाना चाहिए कि जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बोले उसको जेल हो जाए, लेकिन जो झंडे जलाएंगे उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, झंडे की बेइज्जती करेंगे, पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। तो फरहान जी का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले इकबाल अहमद जी। ठीक है अश्वनी जी, इकबाल अहमद जी, असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जो है वो वायनाड छोड़कर अगर दम है तो हैदराबाद से चुनाव लड़ करके दिखाएं। देखिए ओवैसी साहब क्या चैलेंज करने वाले हैं। ओवैसी साहब के दारुस्सलाम में राजा सिंह विधायक हैं बीजेपी के, उनको तो वो चुनाव हरा नहीं पाते हैं। चले राहुल गांधी जी से चैलेंज करने के लिए। अरे मैं तो इनसे कहता हूं कि हमारे राज्यसभा सांसद जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी से ये बराबरी करके दिखा दें। इनकी तो उनके साथ भी नहीं बराबरी है, उनसे भी कद से छोटे हैं। वो हमारे बहुत बड़े नेता है इमरान प्रतापगढ़ी जी, पहले उनसे बराबरी करके दिखाएं। ओवैसी साहब, राहुल गांधी जी का नाम लेना तो बहुत दूर है इनका। राहुल गांधी जी का नाम लेके ये क्या सोचते हैं कि हम अपने आप को लीडर मान लेंगे। इन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज में अपने मुसलमान बच्चों को फ्री पढ़ा के डॉक्टर बनाया। सुनिए मेरी बात को। ठीक है फरहान जी, ये वो दारुस्सलाम है। आप राहुल देखिए, ये जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूं, वो दारुस्सलाम की बात कर रहे थे। ये वही दारुस्सलाम है जहां पर इंदिरा गांधी पहुंची हुई थी और सुल्तान सलाउद्दीन से बात किया उन्होंने। और ये वही दारुस्सलाम है जब पूरी कांग्रेस पार्टी आके खड़ी हो गई थी कि न्यूक्लियर डील पर हाथ जोड़ करके बैरिस्टर ओवैसी साहब की पैर पकड़ लिया था कि ओवैसी साहब किसी भी तरीके से इज्जत बचाइए। तब बैरिस्टर ओवैसी साहब ने क्या किया था? किरण कुमार रेड्डी को तैयार किया था और तमाम लोगों को तैयार करके आपकी इज्जत बचाने का काम किया था। एहसान फरामोशो, एहसान मत भूलो, हम मुसलमानों हमने एहसान तुम पर किया है और एहसान फरामोशी की ये आलम। और हम चैलेंज करते हैं, बैरिस्टर साहब ने सही कहा कि अगर दम है तो आओ लड़के दिखाओ ना, क्यों नहीं जाते हो? अरे पहले चैलेंज स्वीकार करो, दिखाओ ना, पहले राजा सिंह को हरा के दिखाओ ना। अरे राजा सिंह तुम्हारा अब्बा होगा, तुम जाओ ना हराने के लिए अपने अब्बा को। पहले राजा सिंह को हरा के दिखाओ। आप अपने अब्बा को हराओ ना राजा सिंह को। आप जाके तुम ही लड़ जाओ राजा सिंह के खिलाफ। हम तो राजा सिंह की क्या हाल बनाकर रखा है ये राजा सिंह जानता है। उसने विधानसभा के अंदर कहा ना कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। आके बात करने चले हो, बेवकूफी वाली बात करते हो। अरे आप बेवकूफी वाली बात करते हो, आप तो पूरे बैरिस्टर ओवैसी साहब का मुकालबा करोगे? राहुल जी ना तो उनसे किसी साक्षात कर सकते हैं, राहुल जी ना उनसे चुनाव में मुकाबला कर सकते हैं, ना राहुल जी उनसे किसी मामले में सदन में खड़े होकर मुकाबला कर सकते हैं। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देश की पहचान है, इसको मानना पड़ेगा विपक्ष को। जब वो बोलते हैं तो पूरा चैनल का एक ट्वीट अगर कर दें तो पूरा चैनल चलाने लगता है। आज भारत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इंटरनेशनल लेवल पर पहचान है, देश को रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्या बताते हैं? कितने डॉक्टर बना दिया उन्होंने मुसलमान? चैलेंज एक्सेप्ट है कि नहीं है ये बताओ खाली प्रवक्ता महोदय। चैलेंज एक्सेप्ट है? हैदराबाद से आके लड़ोगे? अगर दम है तो आके हरा कर दिखाओ।
अभी आप साइड सीटों पर लड़ते हो जहां पर क्या नाम है जीत जाओ। पा रहे हो ना। अरे हम कह रहे बनारस से भी लड़ लो जाके ना मोदी जी के खिलाफ। हमें जहां पे लड़ना होगा मोदी जी के खिलाफ लड़ लो, बैरिस्टर साहब के खिलाफ लड़ लो। ठीक है, आप दोनों आपसी वाद विवाद में मत पड़िए, आपसी वाद विवाद में मत पड़िए। इकबाल अहमद जी, ठीक है। मोहम्मद फरहान जी, मेरा सवाल आपसे ये है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी। अब आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी बात देश की संसद का जिक्र करके उन्होंने कही, क्या संदेश और क्या कहना चाहते थे आप? ये किस तरह की सियासत है? मॉब लिंचिंग होगी संसद के अंदर से है। अब मैं बोलूं? हाँ आस्था जी आपने सवाल पूछ लिया, मैं आपके उत्तर देता हूं। ये उसी तरीके से बड़ी बात है जिस तरीके से देश की संसद में, जिसके लिए शहीदों ने कुर्बानी देकर इस संसद को खड़ा किया, उस संसद में खड़े होकर के ये बात कही जा रही थी, जिहादी, आतंकी, मुल्ले, और एक शब्द और कहा गया था जो मैं आपके टीवी चैनल पर नहीं बोल सकता हूं। शर्मसार करने का काम किया था और उसके पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन जी और जयशंकर प्रसाद जी बैठकर हंस रहे थे। बताइए कि जितने अपराधी विदुड़ी हैं, क्या उतने अपराधी जयशंकर प्रसाद और क्या नाम है हर्षवर्धन जी नहीं है? ये हंस क्यों रहे थे? ये मुसलमानों की हंसी उड़ाई जा रही थी जब एक उनका सांसद मुसलमानों को अभद्रता की बातें कर रहा था, उस पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था, मुसलमानों को बेइज्जत कर रहा था, अपमानित कर रहा था, तो वो क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। ये क्या सही था? ये गलत था। और इस गलत की मजम्मत बैरिस्टर साहब ने मजबूती से की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दानिश अली जी एक कायर सांसद थे, जिन्होंने अपने कायरता की वजह से पूरे मुस्लिम कौम को शर्मसार करने का काम किया है। आज भले लोग उनके साथ फोटो खिंचा रहे हों, जाकर मिल रहे हों, उनको सांत्वना दे रहे हों, मगर उन्होंने कायरता का परिचय दिया। अगर वो दमदारी से वही क्रिया की प्रतिक्रिया देते तो शायद ये नौबत आनी। मतलब आप कह रहे, आप ये कहना चाहते हैं कि दानिश अली साहब को भी ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए था देश की संसद के अंदर? बिल्कुल करना चाहिए था। क्रिया की प्रतिक्रिया होती, क्रिया की प्रतिक्रिया, दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती। आंख, चीख पुकार हो भी नहीं करते, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। ये कौन सी दिशा देने की बात कर रहे हैं आप? थोड़ी देर पहले तो संविधान की बात कर रहे थे, संसद की बात कर रहे थे। इसी को देश संविधान से चलता है, बात करते हैं ये जो गलत है वो गलत है। अच्छा ये बताइए, लेकिन आप उसी अंदाज में क्रिया की प्रतिक्रिया की बात करेंगे तो ये संविधान का अपमान है। ठीक है अश्विनी शाही जी, सुन लीजिए। अश्विनी शाही जी, ठीक है, आपने बात रखी, मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। फरहान जी, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया आपको। अश्विनी शाही जी अब इसका जवाब देंगे, बोलिए। देखिए आस्था जी, वहां पर बिदुड़ी जी ने जो बयान दिया, पूरी पार्टी ने ऊपर खेद व्यक्त किया, माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन में खेद व्यक्त किया है। खेद से क्या होता है? बाद भी ये शरीयत के पुजारी, ये शरीयत के पुजारी यहाँ बैठ कर कह रहे हैं पूरे कि क्रिया की प्रतिक्रिया ये बात चली गई कि नई संसद भवन से क्या मैसेज कहाँ आया? रहते हैं आप लोग? आप मॉब लिंचिंग की बात करते हैं। पालघर में साधुओं की हत्या हुई तो कहाँ थे? नहीं निकला। आप करते हैं, अरे मुसलमानों का नेता बनने की आप कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं पाओगे आप लोग। पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं। मुसलमानों को खड़े होकर आपने आतंकी कहा, कैसे कहते हैं देश के प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, कहाँ थे आप? सबका साथ कहाँ गया? क्या हम अगर आतंकी हैं तो क्या हम आपके साथ हैं? अगर आपके साथ हैं तो क्या हम आतंकी हैं? बताइए ना। मॉब लिंचिंग के हम अगर आपके साथ हैं तो क्या आतंकी हैं? मारा गया। अगर साथ नहीं है तो आतंकी नहीं है। ये मॉब लिंचिंग की हमारे पास लिस्ट है पूरी। कहाँ थे आप लोग? ये मुसलमानों का असफल नेता बनने की लिस्ट मत बताइए, हम आपको गिना रहे हैं। आइए डेट वाइज गिना देते हैं कि मॉब लिंचिंग हुई है। 28 सितंबर 2015 दादरी में हुआ मोहम्मद इकबाल की मॉब लिंचिंग। 14 अक्टूबर 2015 हिमाचल प्रदेश इसमें हुआ अहमद फिरोज का। इसके बाद 18 मार्च 2016 झारखंड मजलूम अंसारी की और इम्तियाज अहमद की हुई मॉब लिंचिंग। 5 अप्रैल 2017 अलवर में हुआ पहलू खान की। ठीक है, चलिए समय खत्म हो रहा है मेरे पास, समय खत्म हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर सियासत चरम पर है। बात देश में ओबीसी की हो रही है, चाहे वो महिला आरक्षण के माध्यम से हो, चाहे वो 2024 के लिए समीकरण बनाने की बात हो, और अब बात प्रत्यक्ष तौर पर मुसलमानों की भी हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और छत्रपों के खिलाफ, और कहा है कि इन सभी पार्टियों ने मुसलमानों को छलने का काम किया है। इनकी ना तो कभी आवाज उठाई है, ना कभी भला किया है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।